पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। नॉलेज इन्हांसमेंट की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में जातिगत जनगणना, जो कि वर्तमान कुछ बीते समय में पूरे देश में काफ़ी चर्चा का विषय रहा। तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल अपने अपने जहां उनका प्रभुत्व है, जहां उनका शासन है, वहां पे जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को मुखर रूप से उठाया है। और जो बिहार राज्य है उसमें जातिगत जनगणना जो है वह संपन्न हो भी चुकी है और उसके आंकड़े आ गए हैं। वास्तव में जो बिहार में यह जनगणना हुई है उसे हम जातिगत जनगणना नहीं कह सकते, वह एक प्रकार का जो है वह जातिगत सर्वे यानी कास्ट सर्वे उसे बोल सकते हैं हम। तो इस प्रकार जो है हम यह जो भारत में जातिगत जनगणना है इससे संबंधित विभिन्न आयामों की, जैसे जाति है, जाति से संबंधित जो उसके सामाजिक आयाम है, इसके अलावा उसके राजनैतिक आयाम तथा संवैधानिक आयामों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी प्रीलिम्स परीक्षा जो कि बहुत नज़दीक है, इसके चलते काफ़ी गैप हम लोगों के बीच में रहा, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक पे हम एक विशुद्ध पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में जातिगत जनगणना का महत्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समाज यानी कि भारत का जो है वह समाज है और उस समाज में जाति का महत्व क्या है, यानी कि भारतीय समाज में जाति के महत्व को यानी कि एक विशुद्ध परिचर्चा के क्रम में हम एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो अपनी समझ है वह इस टॉपिक को लेकर विकसित करेंगे। तो इस संबंध में यह वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि यह एक जो है वह कई जो आर्टिकल हैं उनका एक कंसोलिडेटेड आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सोसाइटी क्या है। सबसे पहले सोसाइटी यानी कि समाज, यह जो है यह लैटिन शब्द से, लैटिन जो भाषा है उससे बना है, जिसका अर्थ होता है जन समुदाय। इसका अर्थ होता है जन समुदाय, जन समुदाय का समूह, जन समुदाय का समूह। तो जो समाज होता है वह जन समुदाय का एक समूह होता है। जन का जो समुदाय होता है वह किसी क्षेत्र, किसी राष्ट्र में आपस में मिलकर निवास करते हैं और वह एक साझा कानून, एक साझा विरासत और एक साझा जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत एक दूसरे के साथ सामंजस्य के रूप में विद्यमान होते हैं। तो उसी को हम समाज बोलते हैं। भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज उसकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि जो भारतीय समाज है, जो हमारा भारतीय समाज है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपनी पुस्तकों में, अपने अपनी यात्राओं के दौरान वह जो है बताया है। तो सबसे पहले जो भारतीय समाज की विशेषता है उसके परिप्रेक्ष्य में जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज उनके विचारों को हम जानते हैं। तो मेगास्थनीज ने बताया कि भारतीय समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय समाज जो है वह, उसमें जो उन्होंने बताया कि पुरोहित वर्ग है, यानी कि एक जो वर्ग है वह पुरोहित वर्ग है। जो जो भारतीय इतिहास में हम लोग जानते हैं कि पुरोहित वर्ग किसी भी राजघराने में कितना महत्वपूर्ण पद माना जाता। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में एक पुरोहित वर्ग है। इसके अतिरिक्त एक क्या है, एक कृषक वर्ग है, एक कृषक वर्ग है। इसके अतिरिक्त एक चरवाहा वर्ग है, और इसके अतिरिक्त एक शारीरिक एक जो है वह शारीरिक श्रम, इसको अच्छे से लिखते हैं, एक जो है वह शारीरिक श्रम के माध्यम से जो अपना जीवन यापन करते हैं उनका एक वर्ग है। एक वर्ग जो है वह सैनिक वर्ग का है, सैनिक वर्ग। स्टूडेंट्स, इस ये जो पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ रहे हैं इसके पढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि जब तक हम भारतीय समाज को नहीं समझेंगे, भारतीय समाज की विशेषता को नहीं समझेंगे, तो जातिगत जो जनगणना की परिचर्चा जो पूरे देश में हो रही है
उससे संबंधित कारणों को नहीं समझ पाएंगे, और हम यह नहीं समझ पाएंगे कि यह भारत के लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो इसके पक्ष और विपक्ष में हम यदि भारतीय समाज को अच्छे से समझेंगे प्राचीन काल से लेकर, तब जाके एक जो है वह संतुलित निष्कर्ष निकालने की कगार पर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम यह पढ़ रहे हैं कि जो भारतीय समाज है उसकी विशेषता क्या रही है शुरुआत से ही। तो मेगास्थनीज के अनुसार इन सभी समुदायों में जो है, इन सभी समुदायों में भारतीय समाज प्रमुख रूप से बटा हुआ था। इसके अतिरिक्त जो है वह अल-बिरूनी का एक कथन आता है, जिनके जो अल-बिरूनी जो थे उन्होंने कहा कि भारत में भारत में वर्ण व्यवस्था भारत में वर्ण व्यवस्था विद्यमान है। भारत में वर्ण व्यवस्था विद्यमान है। तो अल-बिरूनी का यह कथन, यानी कि हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जो है वह शुरुआत से ही विभिन्न जो वर्ग हैं उसमें विभाजित था, परंतु जो वर्तमान का स्वरूप है इससे यह जो स्वरूप इसका था वह भिन्न था। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब जानते हैं कि जो भारतीय समाज था वह एक विशिष्ट जो है वह वर्गों में शुरुआत से ही बटा हुआ था, और जो ये वर्ग थे वह ये शुरुआत में, यानी कि भारतीय जब इतिहास की शुरुआत होती है, जब भारत में सभ्यताओं का विकास होता है, तो यह इतने कठोरता से विद्यमान नहीं थे जितना कि आज विद्यमान हो चुके हैं। तो इस संबंध में हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय समाज तथा जाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा भारतीय समाज है उसे एक विशिष्ट शब्दावली में हम लोग क्या बोलते हैं? विजातीय समाज। विजातीय समाज। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि जो विजातीय समाज होता है इसमें स्थान, जो भौगोलिक विविधता, विजातीय समाज से तात्पर्य हुआ भौगोलिक, विजातीय समाज जो है उससे तात्पर्य हुआ भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता। इसके अलावा जो है वह है भाषाई विविधता, भाषाई विविधता। इसके अलावा सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, और अन्य प्रकार की जैसे धार्मिक विविधता आदि को भी हम पढ़ते हैं। परंतु इन सब में जो अत्यधिक बृहद रूप से प्रचलित हुआ वह भारत की विशेषता में जो है वह जातीय विशेषता में वह था जातीय विविधता। तो यही जो जातीय विविधता है आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो है वह महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसी जातीय विविधता को हम समझेंगे कि भारतीय समाज में किस प्रकार से यह विद्यमान हुई, इसके सामाजिक आयाम क्या है, और तत्पश्चात हम भारत में जो जातिगत जनगणना है उसका जो महत्व है, उसकी जो आवश्यकता है, उसके जो दोष हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत में जो है वह हम लोग यह देखते हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था, यानी कि जाति व्यवस्था के सामाजिक आयाम, जाति व्यवस्था के सामाजिक आयाम, तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जाति व्यवस्था में सामाजिक। तो सबसे पहले हम इस जाति को समझने का कोशिश करते हैं। तो जाति जो है यह अंग्रेजी के कास्ट शब्द से बना है, जो कि एक पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना हुआ है, जो कि पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना हुआ है, जिसका जो अर्थ होता है, यानी कास्टा का उसका अर्थ होता है नस्ल, उसका अर्थ होता है नस्ल, ब्रीड और विशेष वंशावली। तो जो ये पुर्तगाली शब्द कास्टा है इसका जो अर्थ है वह है नस्ल, ब्रीड या विशेष प्रकार की वंशावली। सर्वप्रथम जो इस जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई वह हम मानते हैं कि इंडो आर्यन हैं उनके
उनके आगमन उनके आगमन के साथ शुरू हुई, यानी कि जो सप्त सैंधव प्रदेश हैं उनमें जो आर्यन है उनका आगमन हुआ, और उन इसके साथ ही भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो जो इंडो आर्यन इतिहासकार कहते हैं कि यह जब आए तो भारत को जो है वह मुख्य रूप से एक इंडो आर्यन जब भारत में आए तो भारत को मुख्य रूप से राजन्य वर्ग, इसके अलावा जो है वह पुरोहित वर्ग और एक जो हमारा जो तीसरा जो वर्ग को हम मान सकते हैं वह उस समय पर था सैनिक वर्ग, क्योंकि उस समय युद्ध का ज़्यादा महत्व हुआ करता था, तो किसी भी राज्य में सैनिक एक महत्वपूर्ण वर्ग हुआ करता था। तो जिस समय इंडो आर्यन आए तो उनका जो समाज था वह 3 वर्गों में विभाजित था, एक राजन्य वर्ग, एक पुरोहित वर्ग और एक सैनिक वर्ग। जब यह भारत में प्रवेश किया इन्होंने, तब यहाँ के जो मूल निवासी थे, जिन्हें आदिवासी भी कहा जाता है, यानी कि प्राचीन काल से रहने वाले, उनको इन्होंने राजन्य वर्ग ने युद्धों में पराजित किया और उन्हें दास वर्ग में रखा। उन्हें किस वर्ग में रखा? दास वर्ग में, जिसे दस्यु भी इतिहास की पुस्तकों में कहा जाता है, यानी कि जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्हें दस्यु भी कहा जाता था। तो इस प्रकार देखिए कि 4 वर्गों का जो है वह जो बीज है वह इसी समय में पड़ा कि जब इंडो आर्यन आए उन्होंने ही इन सभी वर्गों को जो है स्थापित किया, और इन्हीं वर्गों के साथ साथ जो जाति व्यवस्था है उसका उद्भव हुआ, और यह एक महत्वपूर्ण जो आज की जाति व्यवस्था है उसमें जो है बदल गया, और अत्यधिक जो कड़े रूप में है वह आज वर्तमान में विद्यमान है। तो इस प्रकार इंडो आर्यन के आगमन के पश्चात भारत में जो है वह जाति व्यवस्था अत्यधिक मुखर रूप से उभर कर सामने आई, क्योंकि जो प्राचीन भारतीय था जिसे हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, ऋग वैदिक जो पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वह सीमित में जो अर्थों में ली जाती थी। उसमें जो यह है वह जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होती थी, अपितु कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया जाता था। जैसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी वर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, परंतु वहाँ पर वर्ण से तात्पर्य जो होता था वह व्री धातु से वर्ण बना है। व्री धातु यानी कि जो वर्ण है ऋग्वेद के अनुसार वर्ण शब्द व्री धातु से बना हुआ। व्री का अर्थ होता है वर्ण करना, यानी कि उस समय जो लोग थे वह जिस भी व्यवसाय का वर्ण करते थे यानी चुनते थे। वर्ण का अर्थ होता है चुनना, यानी कि जिस भी अपने व्यवसाय को चुनते थे वही उनका वर्ण कहलाता था। यह ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था थी, परंतु इंडो आर्यन जो थे उनके आगमन के बाद यह व्यवस्था जो है वह जातिगत में बदल गई, यानी कि इंडो आर्यन के बाद जो जाति व्यवस्था थी वह जन्म के आधार पर बदल गई। तो इस प्रकार हमने जो भारत की जाति व्यवस्था का उद्भव है उसको देखा कि किस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो उसकी व्यवसाय के आधार पर निर्धारित की जाती थी, वही जो व्यवस्था है हमारी वह इंडो आर्यंस के आगमन के पश्चात राजन्य वर्ग, पुरोहित वर्ग और सैनिक वर्ग जो उनका वर्ग था, साथ ही साथ जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्हें दास वर्ग के रूप में जो है वह वर्गीकृत कर दिया, जिससे कि जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ। अब इसके बाद हम जो है वह भारत में जो है जाति व्यवस्था का जब उद्भव हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए उसके संबंध में, यानी कि जो जाति व्यवस्था का परिणाम, भारत में जो जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ उसके क्या परिणाम निकले उन्हें हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बिंदु होगा वो क्या होगा? जाति आधारित
कार्य जाति आधारित कार्य सुनिश्चित होने लगे। जाति आधारित कार्य सुनिश्चित होने लगे। इसको हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ताकि आप लोग भी इसे नोट कर सके और बाद में रिवाइज के काम आ सके, इसलिए हम इसे एक स्ट्रक्चर्ड व्यू में इसको लिख रहे हैं। आप इसी जो फ्लो चल रहा है, इसी फ्लो में आप भी अपने नोट्स बुक में इसको उतारते जाइएगा ताकि आपको यह रिवाइज होने में आसानी हो सके। तो जाति व्यवस्था का जो भारत में परिणाम हुआ, वह उसका जो पहला बिंदु है वह क्या हुआ? जाति आधारित कार्य सुनिश्चित होने लगे, यानी कि जो जिस कार्य को करता था वही उसकी जाति होती थी। जैसे कि यदि कोई निम्न वर्ग का कार्य, यानी कि जैसे चमड़े का कार्य करता था या हाथों से मैला ढोने का कार्य करता, जिसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है, तो वह निम्न जाति के माने जाने लगे। और फिर धीरे धीरे यह उत्तर वैदिक काल इंडो आर्यंस के समय में यह जन्म के आधार पर ही निर्धारित होने लगी, यानी कि जो एक चर्मकार के घर में जन्म लेता था वह निश्चित ही रूप से एक चर्मकार ही होता था। दूसरा था जो सहभोज खत्म हो गया। सहभोज जो है वह खत्म हो गया, यानी कि जो समाज के कई वर्गों के लोग साथ बैठकर भोजन करते थे, अब उसकी प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि ऊंच और नीच का भाव, अस्पृश्यता का भाव समाज में धीरे धीरे विद्यमान होने लगा। इसके अतिरिक्त हमारा जो तीसरा बिंदु है वह जातियों के आधार पर अंतरजातीय विवाह का जो प्रचलन जो प्रारंभ हुआ, यानी कि जो अपनी जाति है इसे अंतर जाति न कहकर अंतर गोत्री या अंतरा जातीय, यानी कि अपनी ही जाति में, अपनी ही वर्ग में जो है वह विवाह करने का प्रचलन शुरू हुआ। और अलग जो, जैसे कि यदि ब्राह्मण वर्ग है तो वह अपने से नीचे वर्ग में विवाह ना करेगा, तो जाति व्यवस्था का यह भी एक परिणाम निकल कर सामने आए। इसके अतिरिक्त जातिगत पंचायतों का गठन होने लगा, जिन्हें हम खाप पंचायत के नाम से जानते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में आज भी प्रचलित है। खाप पंचायतें, इनका जो है वह उद्भव देखने को मिलने लगा कि किस प्रकार से खाप पंचायतों का जो है वह विकास होने लगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ वह हुआ जातिवाद का जन्म। तो जो भारत में जाति व्यवस्था है उसके उद्भव से उसके विकास जो हुआ उसके क्या क्या परिणाम हुए, तो इन 4-5 बिंदुओं में हम कुछ महत्वपूर्ण जो परिणाम उसके निकले उसको हम समझ सकते हैं। अब आते हैं जो भारत में जो है यह सामाजिक जो उसका आयाम था उसको हमने देखा कि किस प्रकार से जो जाति है उसका उद्भव हुआ, उसके क्या परिणाम दूरगामी देखे गए। अब जो है वह भारत में जातिगत व्यवस्था का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत में जातिगत व्यवस्था का राजनीतिक दृष्टिकोण, तो अब हम चलते हैं यह समझने की कोशिश करते हैं जो भारत में जातिगत व्यवस्था है उसके राजनैतिक दृष्टिकोण, यानी कि जातिगत व्यवस्था के राजनैतिक दृष्टिकोण। अब भारत में जो जातिगत व्यवस्था है उसके राजनैतिक दृष्टिकोण को हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से जो भारतीय राजनीति में है यह जाति व्यवस्था धीरे धीरे व्याप्त हुई। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं, जब अंबेडकर के समय में अंबेडकर जो थे वह जानते थे कि भारत एक विजातीय समाज है, यहाँ तमाम प्रकार की जातियाँ हैं, तमाम प्रकार की असमानताएं विद्यमान है, फिर भी वह समाज को जो है वह समानता के पर जो मापन है, समानता का जो
पैमाना है उसमें निरूपित करना चाहते थे, यानी सभी को समान करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सकारात्मक कार्यवाही कार्यवाही सकारात्मक कार्यवाही जिसे आजकल हम आरक्षण के नाम से जानते हैं, यानी कि जो कमजोर वर्ग है उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन प्रदान करना, आरक्षण के नाम से सकारात्मक, तो उसे निरूपित करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो शोषित हैं उन्हें कुछ सकारात्मक कार्यवाहियों के माध्यम से ऊपर लाने की कोशिश अंबेडकर कर रहे थे। भारतीय राजनीति में जो जातियों का जो प्रमुख स्थान है वह हमेशा से रहा है, और इसी को लेकर जो भारतीय राजनीति है वह जाति के आधार पर चल पड़ती है। स्वतंत्रता जब हुई, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो राजनीतिक जो दृष्टिकोण है वह जातिगत आधार पर जो है वह बनने लगा। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो राजनीति है वह जाति आधारित ध्रुवीकरण, यानी कि जाति के आधार पर गुटबाजी होने लगी, जाति के आधार पर पार्टियां बनने लगी, और जो जाति के आधार पर ही विशेष जातियां थी उनको अपनी पार्टियों के माध्यम से प्रोत्साहन मिलने लगा। विशेष जो है वह तो इस प्रकार राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके द्वारा जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण किया गया और कुछ विशेष जातियों को प्राथमिकता दी गई। तो इस प्रकार भारतीय राजनीति में जो है वह वोटों के लिए जाति आधारित ध्रुवीकरण की जो है वह शुरुआत हुई, और इसी के वजह से जो भारतीय राजनीति है उसमें जातिवाद का भी जन्म हुआ, और इसी जातिवाद के कारण आज वर्तमान में कई ऐसी जातियां हैं जो कि अत्यधिक विकसित हो चुकी हैं, परंतु कुछ ऐसी जातियां हैं जो अभी भी संघर्ष से जूझ रही हैं और वह एक बिल्कुल ही हाशिए पर विद्यमान है। तो इस प्रकार हमने सर्वप्रथम प्राचीन भारत में जातियों की जो व्यवस्था थी उसको समझा, और किस प्रकार से जातियों का विकास हुआ, उसके सामाजिक आयाम क्या थे उसको समझा, और इस जो स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी जो जातिगत व्यवस्था थी, जातिगत का जो राजनैतिक आयाम था, राजनैतिक दृष्टिकोण था, उसको भी हमने समझा। अब जो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि जातिगत जनगणना से संबंधित है, अब उसके कुछ आयाम को हम समझते हैं तथा उसके जो महत्वपूर्ण संवैधानिक जनगणना से संबंधित संवैधानिक जो बिंदु हैं उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं जातिगत जनगणना की ओर। तो स्टूडेंट्स, भारत में जातियों की संरचना तथा भारतीय समाज को समझने के बाद अब हम भारत में जो जातिगत जनगणना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय समाज एक विजातीय समाज है जिसकी मुख्य विशेषता जो है वह जातीय विविधता है। तो इस वजह से जिस समाज की एक प्रमुख विशेषता है तो महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि उसका जो अध्ययन है यानी कि जातियों का अध्ययन अनिवार्य ही हो जाता है। यानी कि हम लोग यह स्टैंड ले सकते हैं कि जिस भी समाज में यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस पूरी व्यवस्था का अध्ययन किए बिना ही और उस पूरी व्यवस्था के जो भाग हैं यानी कि जो विभिन्न जातियां हैं, उनके वर्ग हैं, उनका अध्ययन किए बिना ही कैसे हम लोग जो अंबेडकर की सकारात्मक कार्यवाही की जो सोच थी उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। कि जैसा कि देखा भी गया है कि जो ये आरक्षण है, सकारात्मक कार्यवाही है, उसका जो लाभ है वह कुछ ही जातियां पा रही हैं, जैसे उच्च जातियां, जबकि उन्हीं जातियों के जो निचले वर्ग हैं उनको उस जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि भारत की जो जातियां हैं उनका एक अध्ययन किया जाए और सरकार के पास कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसे डेटा अवश्य ही होने चाहिए जो कि
देश की जो प्रमुख जातियां हैं, उनके वर्ग है, उनसे संबंधित होने चाहिए। तो इस प्रकार जो है भारत में जातिगत जनगणना है, उसकी मांग पिछले कई समय से चली आ रही है। तो अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कुछ संवैधानिक आयामों को समझते हैं। संवैधानिक आयामों में सबसे पहला है अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 जो है यह पिछड़े वर्गों से संबंधित है। अनुच्छेद 340 के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं, अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकते हैं। एक आयोग का गठन कर सकते हैं। यह ऐसा आयोग होगा जो कि पिछड़े वर्गों से, जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़े वर्गों से संबंधित अनुशंसाएं यानी कि जो सिफारिशें करेगा कि उनकी कमियां क्या हैं, उन्हें कौन कौन सी आवश्यकताएं इस समय हैं, तो उससे संबंधित जो है यह आयोग करेगा। तो 340 के अनुसार राष्ट्रपति जो है इस आयोग का गठन करते हैं। अभी तक कुछ आयोगों का गठन किया है, जिसमें से सर्वप्रथम है काका कालेलकर आयोग। इसे जो है 1953 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया गया था। तो इसने जो है पिछड़ी जातियों से संबंधित इस आयोग ने कुछ जो अनुशंसाएं की थी, उसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या अनुशंसाएं थी। तो सर्वप्रथम इसने बताया था कि भारत की जाति व्यवस्था में निचली जाति के लोग, यानी कि जो भारत की जाति व्यवस्था में निचली जातियों का जो है वह अध्ययन, यानी कि जो काका कालेलकर थे, उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था थी उसमें निचली जाति के जो लोग थे उनके अध्ययन से संबंधित इन्होंने कुछ सिफारिशें दी थी। इसके अलावा समाज का वह वर्ग, समाज का शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है, यानी कि पिछड़ा वर्ग जो है, उससे संबंधित इन्होंने जो है कुछ सिफारिशें दी थी। इसके अलावा वह वर्ग जिसकी भागीदारी, यानी कि समाज में जो भागीदारी है, जो समाज में जिसकी भागीदारी कम है, उसको जो है इन्होंने काका कालेलकर ने पिछड़े वर्ग के रूप में निरूपित किया। इसके अलावा जो था उसमें इन्होंने एक अवधारणा और दी जो थी औद्योगिक भागीदारी की, यानी कि जिस वर्ग की जो औद्योगिक भागीदारी है अगर वह कम है तो उसे भी पिछड़े वर्ग के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम काका कालेलकर आयोग का गठन किया, जिन्होंने पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए तथा उनसे संबंधित कुछ सिफारिशें दी, जिसमें कुछ प्रमुख आपके समक्ष है कि उन्होंने जो पिछड़े वर्ग के रूप में उनको निरूपित किया जो कि निचली जातियों से संबंधित थे, और औद्योगिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी कम थी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी कम है, और शैक्षणिक दृष्टि से वह पिछड़े होने चाहिए। उन्हें जो है काका कालेलकर ने पिछड़े वर्ग के रूप में निरूपित किया। इसके अतिरिक्त कुछ समय बाद जो सबसे प्रसिद्ध हुआ वह था जो भारत का जो मंडल आयोग, जिसका गठन 1976 में है, 67 में इसकी सिफारिशें जो है वह 90 के दशक में हमारे सामने आई, जो जिसे कि विश्वनाथ प्रताप ने मंडल के मामले, जिसे हम जान सकते हैं कि मंडल कमंडल की राजनीति हमने सुनी होगी, जिसमें कि ओबीसी को 27% का जो है वह आरक्षण दिया गया। तो यही जो मंडल आयोग है 340 के तहत ही इसकी स्थापना, जो इसका गठन जो है वह राष्ट्रपति ने किया था, और 1976 में जो है इसका गठन हुआ था। तो काका का जो मंडल आयोग है, मंडल
आयोग 1976 में इसका जो है वह गठन हुआ। तो आप जो मंडल आयोग था यह मुख्य रूप से जो ओबीसी थी, अदर बैकवर्ड जो क्लास था, उससे संबंधित जो थी वह अपनी कुछ अनुशंसाएं निर्धारित की, जिसे कि विश्वनाथ प्रताप के द्वारा लागू किया गया। तो और इसी से संबंधित यानी कि 340 से संबंधित ही एक अन्य आयोग भी है जो है रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग इसे 2017 में जो है वह बनाया गया था। अभी पिछले वर्ष ही इसकी रिपोर्ट सामने आई, जबकि इसकी रिपोर्ट अभी जो पब्लिक डोमेन में है उसमें नहीं रखी गई है, परंतु सरकार के पास कुछ डाटा है। यह जो था यह जातियों का जो है वह उपवर्गीकरण, यह जो है वह उपवर्गीकरण से संबंधित, यानी कि जो ओबीसी है उसमें कुछ ऐसे भी निचले वर्ग की जो जातियां हैं उन्हें अभी तक आरक्षण का जो लाभ है वह नहीं मिल सका है। तो इसी संबंध में जो रोहिणी आयोग है उसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो इसके पढ़ने का हमारा मतलब यह हुआ कि संविधान में भी कुछ ऐसे आयाम दिए गए हैं जिसमें जातियों का अध्ययन बताया गया है, ताकि जातियों का जो विकास है वह मुख्य रूप से हो सके और हाशिए पर विद्यमान जातियां जो है वह आगे की ओर उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। क्योंकि यदि उनसे संबंधित सरकार के पास कोई डेटा ना होगा, कोई आंकड़ा ना होगा, तो वह उनके लिए कैसे कोई कार्य कर सकती हैं। तो इसलिए संविधान में भी अनुच्छेद 340 है कि पिछड़े जो वर्ग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनके विकास के लिए सरकार कुछ कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त भारतीय जो संविधान है उसमें भी जैसे कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 यह आरक्षण से संबंधित हैं। इसके माध्यम से सकारात्मक कार्यवाहियों के माध्यम से ही जो जातियों के विकास से संबंधित कार्य होते रहे। परंतु जो जातिगत जनगणना है उसको इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि जितनी भी जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं वह सब तो ठीक है, परंतु मेन बिंदु यही है कि जब सरकार के पास ऐसे आंकड़े ही उपलब्ध ना होंगे कि कौन सी जातियां ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, कौन सी जातियां जो है कम लाभ पा रही हैं या कौन सी जातियां ज़्यादा लाभ पा रही हैं, तो उससे संबंधित आवश्यक कदम कैसे उठा सकता है। तो इसलिए जो भारत में जातिगत जनगणना है इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार कुछ संवैधानिक आयामों को भी हमने पढ़ा जो कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इस वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यह जो पूरा टॉपिक है वह पूरे वर्ष जो है वह लगातार चर्चा का विषय हमारे समक्ष बना रहा। अब जो है वह जनगणना है उसके संबंध में भी हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। जो जनगणना है यह भारत का जो रजिस्ट्रार जनरल होता है उसके द्वारा कराई जाती है, जो गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारत में जो है वह जनगणना दशकीय आधार पर की जाती है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में यह जनगणना की जाती है। यह जनगणना जो है इसका नोडल मंत्रालय जो है वह गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो जनगणना आयुक्त होता है इसका प्रमुख अधिकारी होता है। इसके अनुसार यह जो है वह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत कार्य करता है और इन्हीं की जिम्मेदारी होती है भारत में जो दशकीय आधार पर जनगणना कराने की। अब ये जो है इसके अतिरिक्त एक जानकारी और हम लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। यह जो जनगणना है वह भारत में जो जनगणना है वह सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के
तहत की जाती है, यानी कि भारत में जो जनगणना है गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से, वह सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत कराई जाती है। इसकी उपयोगिता यानी कि जो जनगणना है उसकी उपयोगिता क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं कि जो जनगणना है आखिर यह इतने सारे रिसोर्सेज खर्च करके सरकार हर 10 वर्ष में क्यों कराती है, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो जो जनगणना है, जनगणना के फायदे या उपयोगिता, जनगणना के फायदे या उपयोगिता। तो सर्वप्रथम पहली उपयोगिता देख सकते हैं कि जनगणना के आधार पर लोक नीतियां जो है वह स्पष्ट रूप से बनाई जा सकती हैं। जैसा कि हम कहते चले आ रहे हैं शुरू से ही कि जब सरकार के पास कुछ आंकड़े तथा कुछ डेटा होंगे उन्हीं के आधार पर ही सरकार कुछ ऐसी नीतियां बना सकती है जो कि भारत की जो निचली जाति, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके विकास के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। तो सर्वप्रथम यह लोक नीतियां बनाने में सहायक हो सकती हैं। इसके अलावा यह लिंगानुपात, साक्षरता इसको मापने में भी सहायक हो सकती हैं। और इसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि मृत्यु दर जो है, और मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इसके अलावा अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, इस संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर सकती हैं जो कि भारत के लोक नीतियों के निर्माण में अत्यधिक सहायक हो सकती हैं। तो इस प्रकार हम जनगणना के भी जो कुछ आयाम थे उसको समझाया, क्यों आवश्यक है, इससे संबंधित नियम, इससे संबंधित जो नोडल एजेंसियां हैं उसके बारे में भी हमने जाना। अब जो है हम वह चलते हैं सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, जिसे हम SECC कहते हैं, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वह भारत में सर्वप्रथम जो भारत में है, अभी पिछली जनगणना प्रकाशित हुई यानी कि 2011, उसका मुख्य बिंदु था यह, यानी कि 2011 में भारत सरकार ने जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है वह पूरे भारत में कराई है। परंतु इसके जो डेटा है, इसके जो आंकड़े हैं वह पब्लिक डोमेन में जो पब्लिश नहीं किए गए हैं। सरकार के पास निश्चित रूप से भारत से संबंधित, यहाँ की जातियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण एक डेटाबेस है, क्योंकि 2011 में इसकी जनगणना कराई जा चुकी है। यह जो 2011 में जनगणना कराई गई थी, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसके क्या लाभ हो सकते हैं इसको हम लोग जानते हैं। यानी कि यह जातिगत जनगणना, यानी भारत में जो जातिगत जनगणना है उससे क्या लाभ होंगे, इससे संबंधित जो है हम कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। तो जो हमारा इससे संबंधित जो पहला बिंदु है वह है जो भारतीय परिवार हैं उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने का प्रयास या जाना जा सकता है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के माध्यम से। इसके अलावा जो है वह जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है उसमें भारत की जो विभिन्न जातियां हैं, उनकी जो है वह वास्तविक मूल्यांकन उनका किया जा सकता है। यानी कि जो भारत की विभिन्न जातियां हैं उनका वास्तविक मूल्यांकन जो है वह किया जा सकता है। इसके अलावा जो SECC है यानी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके माध्यम से जो समकालीन
समकालीन भारतीय समाज का समकालीन भारतीय समाज का जो है वह अध्ययन किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसके माध्यम से भारतीय समाज का भी जो है वह अध्ययन किया जा सकता है। तो इस आधार पर जो SECC है उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमने देखा। अब हम चलते हैं जातिगत जनगणना के अंतिम मूल्यांकन पर, यानी कि अपने इस क्लास के अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जातिगत जनगणना से लाभ। सबसे पहले क्या देखते हैं? लाभ, यानी कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारा जो पहला इससे फायदा हो सकता है कि भारत में जो विभिन्न जातियां हैं उनकी अवसादग्रस्तता, जातियों की अवसादग्रस्तता को जाना जा सकता है। यानी कि जो भारत की विभिन्न जातियां हैं वह किस प्रकार से एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रही हैं, किस प्रकार से उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उससे संबंधित जानकारियों को जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि भारत में, यानी कि भारत में जातिगत जनगणना होगी, भारत में जातिगत जनगणना होगी तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि पिछली जातियों के बीच में प्रभावशाली जातियां कौन कौन सी हैं। यानी कि जो अभी वर्तमान में कुछ समय पहले रोहिणी आयोग का जो गठन किया गया था वह इसी से संबंधित था, जातियों में उपवर्गीकरण। तो इससे यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जो कि सकारात्मक कार्रवाई यानी कि आरक्षण जो है उसका जो मुख्य रूप से लाभ ले पा रही हैं, और कौन कौन सी जातियां जो हैं वह आरक्षण का फायदा अभी तक नहीं ले पा रही हैं। इसके अतिरिक्त भारत के में जो विभिन्न समय अंतराल पर यदि जातिगत जनगणना होती है तो उसके अनुसार से जो, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 340, इसका जो मुख्य लक्ष्य है, क्या है इसका मुख्य लक्ष्य है? अभी हमने पढ़ा पिछड़े वर्गों का विकास। तो यह जो पूर्ण हो सकता है किसके माध्यम से? जातिगत जनगणना के माध्यम से, क्योंकि जो कुछ प्रभावशाली जो जातियां हैं और जो कुछ जो अवसादग्रस्त जातियां हैं उनका एक जो है वह विश्वासजनक आंकड़ा हमारे सामने होगा, और उसके माध्यम से हम लोक नीतियां बना सकते हैं, और लोक नीतियों के माध्यम से हम उनके विकास में उन्हें मुख्य धारा में ला सकते हैं। अब जो है हम इस जातिगत जो जनगणना है इससे संबंधित जो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इससे संबंधित जो कुछ हानियां हैं उसको हम समझ सकते हैं। तो इससे संबंधित कुछ ही हानियां हैं, जैसे कि हानियां, चुनौती जैसे कि जातीय ध्रुवीकरण जो है वह तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि जब यह कुछ जातियों को या कुछ राजनीतिक दल जो हैं इसका अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अभी बिहार में हुआ, उसमें पता चला कि OBC जो है वह अधिक संख्या में है, तो इस प्रकार से वहाँ OBC ध्रुवीकरण की जो समस्या है वह बढ़ सकती है। तो इसी रूप में यह एक महत्वपूर्ण
चुनौती के रूप में भारतीय राजनीति के समक्ष सामने आ सकती है। तो इस प्रकार जो है हमने इस पूरी क्लास में जातिगत जनगणना के विभिन्न आयामों, जाति के सामाजिक आयाम, उसके राजनैतिक दृष्टिकोण, इसके अलावा जो जातिगत जनगणना है उसके संवैधानिक प्रावधानों को लेते हुए इस संपूर्ण टॉपिक को कम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। यदि आपने इसे अच्छे से पढ़ा तो निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि आपको इससे संबंधित जो मेंस है या इसके जो कुछ संवैधानिक प्रावधान है वह प्रीलिम्स में अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है आपकी परीक्षा में भूमिका निभा सकते हैं यदि इससे संबंधित प्रश्न आए तो। और निश्चित ही रूप है क्योंकि पूरे वर्ष यह टॉपिक जो है वह लगातार चर्चा में बना रहा और वर्तमान में भी कई राज्य सरकारों के माध्यम से यह मांग उठाई जा रही है कि उन्हें भी जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे कराने की जो है वह आदेश दिया जाए। तो इस प्रकार यह पूरा जो हमारा टॉपिक है वह कवर हुआ और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।